चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार। यह है खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद देश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों के बौछार हो रही है। इसी बीच बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी को लेकर तंज कसते हुए बेतुका बयान दिया। मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि प्रियंका को सुंदरता की वजह से राजनीति में उतारा गया है, लेकिन सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रियंका तो भ्रष्टाचार के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में है 37-38 ज़्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में है वो। और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना बढ़ाया जा सकता है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी मंत्री के बेतुके बयान को गलत बताया। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि कोई सुंदर है और इसलिए उनको बनाया गया, हम नहीं समझते। प्रियंका गांधी का एक अपना ऑरा है। प्रियंका गांधी का गांधी फैमिली से है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। रोहित चहल हमारे साथ हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं अखाड़ा में। रोहित चहल, बताइए, इस तरह की बयानबाजी क्यों, इस तरह के बेतुके बयान क्यों? देखिए आनंद जी, मुझे लगता है बिल्कुल ही इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी राजनीति में आई हैं, ठीक है, उनका स्वागत है और ये कांग्रेस का निजी मामला है। और मुझे लगता है उनका एक सबसे बड़ा जो एसेट कहूँगा, या उनकी एक जो वो किस लिए आई हैं, और शायद वो एक सबसे बड़ा कारण है, वो परिवार से, एक गांधी परिवार से। और गांधी परिवार ही एक कांग्रेस पार्टी जानी जाती है सिर्फ गांधी परिवार की वजह से। उसके अलावा कुछ कांग्रेस के पास है नहीं, एक बड़ा विषय है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी विनोद नारायण झा तो समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। उनका बयान किसी तौर से सेक्सिस्ट है ही नहीं। प्रियंका गांधी सुंदर है, उसके अलावा उनके पास और कोई काबिलियत नहीं। इस तरह की बयानबाजी क्यों? देखिए बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से कहा बहुत ही आपत्तिजनक है, और इस तरीके की बातों से और इस तरह के बयानबाजों से बचना चाहिए। और चुनाव का समय मुझे लगता है इस तरीके की बातें ना करनी चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है सामाजिक जीवन में वो है, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। में रोहित चहल, क्यों आप ये नहीं मानते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह की बयानबाजी करने वाले एक से बढ़कर एक हैं और होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी सक्सेस बयानबाजी करे। चाहे वो केरला में सुधाकरन जी हो, चाहे वो सारा महेश हो, या फिर ये विनोद नारायण झा हो, या फिर आप देखिए शरद यादव हो या नरेश अग्रवाल हो, इनका तो पार्टियां स्वागत भी करती हैं अपने खेमों में। बिल्कुल आनंद जी, इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के लोगों की तरफ से भी आती है लगातार। जिस तरीके से वो शिवराज जी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के नेता है, वो चाहे अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरीके की बयानबाजी होती है, कोई भी करता है, बहुत ही गलत है। इस तरीके की बयानबाजी से किसी भी पार्टी के, सभी पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। और ये बचने की बात नहीं, इस तरीके के बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात, और जो इस तरीके का करता है बयानबाजी, जब केएल राहुल ऐसी बयानबाजी करते हैं या हार्दिक पांड्या करते हैं, तो उनका तो क्रिकेट करियर रोक दिया जाता है। उनको तो कहा जाता है इनको क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, इनको आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, इनको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, उनको तो सजा कड़ी मिलती है। देखिए मुझे लगता है, तो यहाँ पर नेताओं को क्यों नहीं? देखिए नेताओं को सजा ऐसा क्यों रूल नहीं आता कि ऐसे नेताओं को पब्लिक लाइफ में जगह नहीं दी जाएगी? देखिए बिल्कुल आपने उनके एमएलए एमपी का पद छीन लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छा आपने कहा, और एमपी एमएलए का पद छीनने का अधिकार जो है वो जनता के पास है। और जनता सबसे बड़ी जनता के पास अधिकार है। देखिए जनता के पास वोट, सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास स्पीकर हमको वोट का अधिकार है, रखना पड़ता है। हमारे पास राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट तो है नहीं। आनंद जी, देखिए सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास वोट का है। नेता जब उनसे वोट ले लेता है, उसके बाद जनता उनके पैरों तले रौंद दिया जाता है। नहीं, देखिए उनकी जवाबदेही जो है जनता के प्रति है, और जनता को जनता के अदालत में जाना है और जनता जवाब देगी। ऐसे लोग, सारा महेश, ऐसे लोगों पर मैं आपत्ति, उन पर एज अ वोटर बिल्कुल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या ये मांग कर सकता हूँ कि इनका पद छीन लिया जाए इनसे? नहीं, देखिए अगर इस तरीके की जो बातें करते हैं उनके साथ बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और इन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी का, जनता के बीच में जाना है। और जनता, अगर जो जनता है वो इन ऐसे लोगों को जवाब देती है।
नहीं, जनता कहाँ जवाब देती है? जनता को मौका कहाँ मिलता है जवाब देखिए, देने जनता का? को मौका मिलता है, जनता को मौका चुनावों कहाँ मिलता है जवाब देखिए, देने जनता का? को सबसे देखिए, जनता ही मैं मानता हूँ, जनता के पास मौका है चुनावों के द्वारा, अपने बैलेट के द्वारा, और बैलेट के द्वारा जनता अपना जवाब देती है। मुझे लगता है कि जो भी है जनता हम सबसे ऊपर है, देश की जनता जो है देखती है और वो उसका जवाब देती है। मैं कोशिश करूंगा जीवीआर शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक उनसे जुड़ने की, और रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी से भी हैं जो जिनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जरा कंफर्मेशन चाहता हूं कि वो हैं कि नहीं। एक बार और विनोद नारायण झा के बयान को सुन लेते हैं। आइए ये भी सुन लेते हैं कि कांग्रेस के तारिक अनवर क्या कहते हैं। विनोद नारायण झा, जो कि बिहार में मंत्री है और भाजपा के नेता है, उन्होंने प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति पे आने के बाद जो बयान दिया, उसने कहीं ना कहीं जो है मामले को गर्म कर दिया है, क्योंकि जो बयान था वो कहीं से भी उचित नहीं लगता था। इस बात में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, बयान दिया है कि खूबसूरत चेहरे पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ा जाता, नहीं जीत सकते, उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है अभी तक। इस तरीके के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार बयानबाजी हो रही है जब से ऐलान हुआ है। देखिए, ये जितने लोग हैं, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो रिएक्शन आ रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से, सक्रिय राजनीति में आने से सब लोगों को चिंता हो गई है, घबराहट हो गई है। और ये जितनी जो बातें कही जा रही हैं प्रियंका जी के बारे में, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का एक नतीजा है। चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, बड़े भी नेता भी बोल रहे हैं, छोटे नेता भी बोल रहे हैं, तो एक हलचल मच गई है पूरे भारतीय जनता पार्टी में कि अब प्रियंका जी के आने से जो देश की राजनीति और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर आएगा, फ़र्क आएगा। उनका ये भी कहना है कि चूंकि वो भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी हैं और उनको जो है सिर्फ इसीलिए उतारा गया है क्योंकि माया और अखिलेश एक हो गए हैं, इसी वजह से उनको उतारा गया है। क्या ये ग्राउंड इस तरीके के बयान के लिए काफ़ी है? देखिए, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक कहावत है, कुत्ता भूखता है, हाथी चलती है, हाथी अपना रास्ता लेता है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ये भूखते रहेंगे और ये कांग्रेस का कारवां आगे बढ़ता जाएगा। हाथी तो अपना अलग रास्ता चुन चुका है, हाथ से अलग, लेकिन ये तो मानसिकता की बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में उतरने से नहीं, जो मानसिकता दर्शाए जा रहे हैं हमारे जो नेता हैं इस देश के, वो जो मानसिकता दर्शा रहे हैं उस पर बड़ा सवाल है। जीवीआर शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवीआर शास्त्री, बताइए कि विनोद नारायण झा समझते हैं कि प्रियंका गांधी सुंदर हैं, उससे ज़्यादा उनके पास और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई काबिलियत है। ये जो माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट है, इसका क्या किया जाए? नहीं, इनका माइंडसेट नहीं है। जैसा नेता, जैसा राजा तथा प्रजा है। हाँ। राजा ऐसा सोच लेता है जैसा हम लोग 70 साल से जी नहीं रहे। पहली बार ये लोग 5 साल से ये देश को चला रहे हैं। सब लोग ये पूरे हम लोग इतने असंतुष्ट लोग हैं, यहाँ पे इतना करप्शन पे रह गए, ये पूरा सफाई कर दिया इन्होंने। इनकी बिना तो ये देश नहीं चलती, क्योंकि इनकी एक ऐसी अंदर से इनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं जीवीआर शास्त्री कि ऐसे राजा को चुना जाए जो ये कहे कि देखिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छुपा है, रक्षा मंत्री के बारे में जो ऐसी टिप्पणी करता है वही राजा हो इस देश का? तो ये नहीं जीवीआर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मानसिकता है हर पॉलिटिकल पार्टी में है सर, तो ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाए? जनता के पास ऐसा क्या औजार हो कि ऐसी मानसिकता दर्शाने वाले नेताओं को हम चुनने ही ना दें, हम उनको पब्लिक लाइफ में आने ही ना दें? ये मानसिकता पर एक स्वच्छ भारत अभियान चलाना जरूरी है। रोहित चहल, देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए और सभी पार्टी के अंदर। राहुल गांधी जी जिस तरीके से आप ही ने कहा कि वो कहते हैं महिला के पीछे छुपे हैं प्रधानमंत्री, देखिए इस तरीके की चीज़ें, इससे बचना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी कहें टंचमाला, चाहे मुलायम सिंह यादव जी कहें कि महिला, अरे बच्चे हैं, बलात्कार हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है किसी भी पार्टी के अंदर लोग हों। लेकिन एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो क्या नहीं करते? रोहित चहल, बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल कहता हूँ दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं तो फिर कहता हूँ इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के लोग हों।
महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे शौचालय बनवाकर काम 9 करोड़ शौचालय बनवाने का काम किया हो, चाहे महिलाओं के आंसू पोंछने का काम किया हो। विनोद नारायण झा को पार्टी से निकाला जाएगा? लीव 6 महीने, क्या विनोद नारायण झा को 6 कहा महीने बनाने का जाएगा काम किया कि हो? वो कान पकड़कर माफी मांगे, क्योंकि विनोद नारायण झा को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। देखिए उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है बहुत ही आपत्तिजनक है, लेकिन एक और विषय उन्होंने जो कहा उनकी राजनीति के बारे में वो बिल्कुल ठीक कहा। उनके पास क्या है, देखिए जो उनका पिछला ग्राउंड रहा है, इस तरीके से चुनावों के अंदर उनका रहा है, उसका ये मतलब है कि कोई पब्लिक लाइफ में नहीं उतर सकता। नहीं बिल्कुल अधिकार में स्वागत किया। मैंने तो कहा कि देखिए प्रियंका जी का स्वागत है, उनको शुभकामनाएं, नहीं उतर सकते पब्लिक लाइफ में। शुभकामनाएं प्रियंका जी को, प्रियंका जी आई हैं राजनीति में, आई उनका स्वागत है, दिखाने उनको मौका नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल स्वागत है प्रियंका जी को, शुभकामनाएं प्रियंका जी को। लेकिन वो किस लिए कि एक गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं। देखिए गांधी परिवार से बिलोंग करना गलत हो गया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तो गांधी परिवार से बिलोंग करना गलत हो गया। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक ही परिवार, देखिए कांग्रेस देखिए इस पूरे देश में और भाजपा के अंदर भी परिवारवाद चलता है। नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद नहीं होता। अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग इंटेंसिटी पे होता है, ये बात अलग है। लेकिन मुझे परिवारवाद से लेना देना है कि मुझे मेरे काम से लेना देना है। जनता क्या चाहेगी, जो काम करके दिखाएगा उसको हम वोट देंगे, जो ऐसी मानसिकता दर्शाएगा उसको क्यों वोट दे। बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरीके के देखिए जनता जनार्दन है और जनता को तय करना है और जनता तय कर भी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की बयानबाजी हमेशा कांग्रेस के लोग इस तरीके करते रहे, राहुल गांधी जी से लेकर दिग्विजय सिंह से, बात यह है कि कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं है। जीवीआर शास्त्री, आप जरूरत यह है कि चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करें, लेकिन जनता के लिए और देश के हित में अगर आपको कहना है तो जी सुधाकरन जैसे लोग, सारा महेश जैसे लोग और विनोद नारायण झा जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग, नरेश अग्रवाल जैसे लोग जो इस तरह की मानसिकता दर्शाते हैं, जब तक अपनी इस मानसिकता को बदलते नहीं तब तक इनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये पोजीशन लेना जरूरी है। नहीं आनंद, एक बात जरा ध्यान से सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात ये कहा था, राजधर्म का मतलब ये लोग जब अपने आप को क्षमता पे अपने आप को समझने लगे, हम बहुत आगे निकल गए, हम ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये समय की सामने और कोई बलवान नहीं है। समय ही बलवान है, समय ही बलवान है। समय के सामने और कोई बलवान नहीं होता। ये सिर्फ अपना रोल अदा करने के बजाय, अपनी बात को रखने के बजाय ये लोग ऐसे दृष्टिकोण पे रखते हैं, पूरा देश से भी बड़ा निकल गए। ये वो अपना देश से बड़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को लगता ही नहीं कि ऐसा कहना गलत है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ऐसी बातें करते हैं उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा कहना गलत है। वो किसी महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके बताना, एक महिला ऑफिसर को गाली देना, दूसरा ये कहना कि आप तो औरत से भी खराब हो गए, गुजरे हो, ऐसा केरला के मंत्री, कांग्रेस के नेता ने केरला के चीफ मिनिस्टर को कहा। देश के प्रधानमंत्री को कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर ये कह जाता है देखो महिला के पीछे छुपा है। क्यों? देश की रक्षा मंत्री महिला है तो आपको खल रहा है। गलत है। कभी स्मृति ईरानी जी के बारे में बात करना, कभी ये पुरुष महिला वाली बात क्यों होती है? नेता को नेता की तरह देखिए, नेता को नेता की तरह देखिए, उनकी काबिलियत पर देखिए, उनके लिंग पर क्यों देखते हैं? आनंद सुनो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, उनकी मुंह में। अरे प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ महिलाओं के घरों में उनके आंसू पोंछने के लिए एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना काम किया है। प्रधानमंत्री ने 6 हफ्ते से मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 6 महीने की है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया है। महिलाओं को सम्मान देना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप अपनी घर के पैसे से करवा रहे हो, आप अपनी घर के पैसे से करवा रहे हो। बिल्कुल, हम देश की जनता, देश की महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाने का उनका जो सम्मान है बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप जो चीज कह रहे हो वो चीज कहना भी नहीं चाहिए। आपका धर्म है करने का। बिल्कुल हमारा धर्म है, लेकिन उनका धर्म जो था पिछली सरकारें रही, वो एक शौचालय तक नहीं दे पाए, वो किसी एक महिला को सिलेंडर तक नहीं दे पाए, वो एक महिला को जो सम्मान देना चाहिए था उसको सम्मान तक नहीं दे पाए। आपने क्या आज देश के अंदर अगर 4 मंत्रालयों में, महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अगर महिला बैठी है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप निर्मला सीतारमण जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, आप उसके बाद स्मृति ईरानी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, और इतना ही नहीं सुषमा जी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की और असली मानसिकता सामने दर्शाती है। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हर लेवल पर
हर लेवल पर इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक करेक्शन, देखिए एक करेक्शन ऑफ माइंडसेट की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बतौर जनता अखाड़ा में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज हमारे और आपके पास, मेरे और आपके पास कोई ऐसा शस्त्र है, कोई ऐसा अस्त्र है जिसकी वजह से हम इन लोगों को सुधार सकते हैं? हम में ये काबिलियत है या हम में ये एबिलिटी है, हम में ये ताकत है कि हम इनको वापस बुला सकते हैं? राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट हमारे पास है ही नहीं। और नेता ही है इस देश में, सिर्फ नेता है जो हर सब कुछ कर कर साफ बच के निकल जाता है या निकल जाती है। ये देश का नेता ही है, पॉलिटिशियंस ही हैं जिन पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट है तो आप एक्शन ले सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आप एक्शन ले सकते हैं, क्रिकेटर है तो आप एक्शन ले सकते हैं, अगर फिल्म स्टार है तो भी आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन नेता है जो हमेशा हर तरह की बयान देकर साफ बच के निकल जाते हैं। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा डेवलपमेंट है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य में सवर्ण आरक्षण का फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 1978 के बाद गुजरात में आकर बसे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 8 लाख सालाना से कम आय वाले लोग आरक्षण का फायदा उठा सकेंगे और आरक्षण के फैसले का और आरक्षण को तय करने का ये एक ही मापदंड होगा। किसके पास कितनी जमीन है, कौन कितने बड़े छोटे घर में रह रहा है, इससे गुजरात सरकार को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरक्षण का मापदंड 8 लाख रुपए से कम की आय और 1978 से पहले गुजरात में बसे रहना, यह आवश्यक है। हम जनक से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और वहां पर जितने लोग बसे हैं गुजरात से बाहर, गुजरात 1978 के बाद सारे संगठनों ने कहा है कि ये किस तरह का फैसला है, ये क्यों ऐसा फैसला लिया गया है? रोहित चहल, इसका क्या मापदंड है? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे भी विषय ध्यान में नहीं है और क्या उन्होंने सोचकर ये बात कही है, एक बार विषय ये है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी उन्होंने एक और बात कही जो आप ही ने कहा कि 8 लाख से जिसकी कम आय है उसको आरक्षण मिलेगा और मिलना भी चाहिए, उसका अधिकार बनता है, चाहे वो किसी भी जाति का। और भारतीय जनता पार्टी ही का पार्टी है जिसने गरीबों के बारे में सोचा है। एकमात्र प्रधानमंत्री है जो गरीबों में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात हो, लेकिन एक आरक्षण देना आप समझते हैं कि भारत में डोमिसाइल, स्टेट के अंदर डोमिसाइल के रूल्स हैं जी, यानी कि आप करीब 6 साल से 10 साल के बीच में, कुछ स्टेट्स में 12 साल का है। अगर आप इससे ज़्यादा आप वहाँ रहे हैं, बसे हैं, वहीं पर रहते हैं, तो आप उसका पुष्टिकरण कर देते हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप उस स्टेट के हो गए, भले ही आपके ओरिजिन्स जहाँ से भी हों। है गुजरात में 10 साल का डोमिसाइल का रूल है। अगर 10 साल का डोमिसाइल का रूल है तो 1978 का क्लॉज क्यों? हम गुजरात बीजेपी से भी किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, तो जितने भी गुजरात में बाहर से लोग हैं वो क्या गुजरात छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। गुजरात के अंदर सभी, पूरे देश में सबको अधिकार है, जो जहां रहना चाहता है उसको वहां पर रहने का अधिकार है और हर आदमी को सारी रिसोर्सेज पे सबका अधिकार है, बराबर का अधिकार है। इसमें बिल्कुल भी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। चलिए जनक दवे से इस पर डिटेल लेने की कोशिश करते हैं जनक, और हम भारतीय जनता पार्टी हम कोशिश करेंगे कि गुजरात कांग्रेस, अल्पेश ठाकुर या फिर गुजरात बीजेपी से भी किसी से बात करने की कोशिश करें। जनक, ये किस तरह का फैसला है, इसका आधार क्या है, ये 1978 ही क्यों? देखिए आनंद, सरकार का ये तर्क है कि ओबीसी का जो क्राइटेरिया था या ओबीसी में जिन कास्ट को शामिल किया गया था वो 1978 के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था या उसमें जो कास्ट को जो मिलाया गया था वो आखिरी अपडेट 1970-80 रहा था और उसके बाद कोई बदलाव नहीं होने के चलते वही कट ऑफ ईयर रखना चाहिए। और 40 पहले ये था कि 30 साल या 40 साल गुजरात में, अब लेकिन ये कह रहे हैं कि 41 ईयर्स इसके 1978 बेसिक मान के चला जाए और उसी को कट ऑफ माना जाए जो ओबीसी की में जितने कास्ट को उसमें शामिल किया गया था उसके आधार पर। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही इसमें साथ में कि 78 से पहले जो लोग यहाँ पर आके बसे हैं वो अपना कोई भी दस्तावेज यहाँ पर देते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया माना जाएगा। सरकार का दूसरा वर्जन ये भी है साथ में कि हम एक ही क्राइटेरिया मान रहे हैं। अब पहले ये था कि 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए या इतना होना चाहिए, सारे क्राइटेरिया था, वो किसी को गुजरात सरकार मान नहीं रही। केवल 8 लाख रुपए की आय होगी, उससे नीचे वाले जितने भी परिवार होंगे उन परिवार को ये आरक्षण 10% जो सवर्ण आरक्षण है उसका फायदा होगा। लेकिन एक बात साथ में ये भी जोड़ दी कि 78 का जो क्राइटेरिया है ओबीसी में जिन कास्ट को शामिल किया गया नहीं था, तो फिर ये डोमिसाइल अपडेट सरकार नहीं तो के गुजरात पास में डोमिसाइल होने का क्या फायदा माना जाए? गुजरात में डोमिसाइल होने का क्या फायदा?
गुजरात में जो आके बसे हैं, जिन्होंने गुजरात को पिछले 30-40 साल में अपना घर बनाया है, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफी है। जनक, क्या कह रही है गुजरात कांग्रेस, क्या कह रहे हैं वहां पर जो संगठन है, जो गुजरात के बाहर के लोग हैं, जो वहां पर आके बसे हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या कहना है जनक? बिल्कुल आनंद, देखिए जब भी आरक्षण की बात है, अब ये भी एक बवाल होगा, सरकार को शायद इसका अंदेशा नहीं होगा, लेकिन अब कांग्रेस का भी रिएक्शन हमें देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी खुलकर इसके समर्थन या विरोध में नहीं आई। मुद्दे को पहले परखना चाहती है कि वह इसका विरोध किया जाए या चुप रहा जाए। चुनाव है, इसके चलते फिलहाल अभी कोई विरोध करने के मूड में नहीं, लेकिन हमें कांग्रेस के संपर्क करना चाहिए और कांग्रेस से संपर्क करेंगे इस मामले में कि उनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि ये अगर क्लॉज रखा जाता है तो ऐसे कई परिवार हैं जो गुजरात में आकर 78 के बाद बसे हैं, उनका डोमिसाइल नहीं होने का उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, या जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा। नहीं जनक, आप हाल फिलहाल में जो घटना जो वहां घटनाएं घटी हैं, उसको अगर आप संज्ञान में लें तो फिर आइए सुनते हैं कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल क्या कहना चाहते हैं इस पर। प्रधानमंडल में डिस्कशन करने के बाद हमने ये निर्णय किया है कि गुजरात में इसको हम 1-2 दिन में ही नोटिफिकेशन करके लागू करेंगे, और हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा है कि जिस सवर्ण समाज की ज्ञाति जिसको अभी किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे परिवार के लोगों की वार्षिक आय, एनुअल इनकम किसी भी सोर्स से आती हो, चाहे वो सर्विस से आती हो, सैलरी से आती हो, एग्रीकल्चर से आती हो, बिजनेस या इंडस्ट्री से आती हो, या सब मिला के आती हो, एक परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे सभी परिवार को गुजरात सरकार की जो हमारी सरकारी नौकरियों की भर्ती होगी, इसमें हम उसको 10% आर्थिक अनामत रिजर्वेशन का लाभ देंगे, और शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल जो हमारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, जो गुजरात सरकार की मदद से या गुजरात सरकार की मान्यता से या गुजरात सरकार की ओर से चलती है, ऐसी संस्थाओं में भी ऐसे परिवार को 10% स्कूल और कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का लाभ एडमिशन के लिए भी हम देंगे। प्रधानमंत्री पर विजय रूपानी ने अभी तक ये आधार नहीं बताया कि ये 78 का फैसला क्यों लिया गया है, क्या बेसिस है और ये क्या बेसिस सही है कि नहीं, जनक दवे। लेकिन अगर आप देखें ठाकुर सेना, पाटीदार सम्मेलन और जो गुजरातियों के हित की बात कर रहे हैं, वो क्या इसका स्वागत करेंगे? क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है? देखिए आनंद, इस पर अब सरकार निसंदेह, चूंकि अब ये फैसला लिया गया है 10% आरक्षण, वो केंद्र सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद हर स्टेट को लागू करना है, और गुजरात वो पहला स्टेट बनना चाहता था और नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी कर दिया है इस मामले में कि गुजरात में ये जो 10% आरक्षण सवर्णों को देने वाला आरक्षण है उसको लागू किया जाए। तो वो चाहे हड़बड़ी कह लें या उसका फ़ायदा लेने की जो होड़ मची है वो कह लीजिए, उसमें शायद ये एक मुद्दा रहा कि ये सरकार को शायद ये प्लानिंग के तहत किया गया होगा या किस तरीके से, ये भी साफ नहीं हो पाया। इसका अधिक फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अगर इतने बड़े लोग बाहर से आते हैं गुजरात में और गुजरात में आकर रहे हैं, बसे हैं पिछले 40 सालों से, उनको अगर इसके आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता, जिस पर सरकार ये कहना चाहती थी कि 8 लाख से नीचे का क्राइटेरिया है, तो फिर ये क्राइटेरिया का कोई मतलब ही नहीं आनंद। अगर वो मेन क्राइटेरिया रह जाता है तो फिर 8 लाख से नीचे का क्राइटेरिया का क्या मतलब? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है। 8 लाख के नीचे का क्राइटेरिया है नहीं, स्टेट में फिर डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट है और आप डोमिसाइल आपके पास जेन्युइन, आपके पास बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 20 साल से रह चुके हैं, 30 साल से आप वहां रहते हैं, तो एक पूरी जनरेशन वहां है। आज जो वहां 30-40 साल पहले आकर बसे थे, उनके बच्चे 20-22 साल के होंगे जिनको कि आरक्षण की जरूरत होगी, उनको आप मना कर रहे हैं। मान लीजिए उनका 8 लाख से कम है तो आप क्या करिएगा? इसी बीच सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने सवर्ण आरक्षण लागू करने के मोदी सरकार के कदम को आरक्षण खत्म करने की शुरुआत बताया है। अब तेजस्वी ने यह कहा है कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि मोहन भागवत ने 3 साल पहले कहा था कि आरक्षण की समीक्षा कर
आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। आदरणीय लालू जी ने पुरजोर विरोध किया था। लालू जी ने विरोध किया तो एक डरपोक और विश्वासघाती सीएम को पकड़कर पहले उन्हें सत्ता से बेदखल किया, फिर जेल भेजा और अब आरक्षण खत्म करने की साजिश कर डाली। तो वहीं आरजेडी से आलोक कुमार मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार मेहता जी, ये चुनाव को देखकर तेजस्वी ने अपना रुख बदला है, क्योंकि उनको पता है कि अपर कास्ट वोट से उन्हें फायदा नहीं, बैकवर्ड कास्ट SC ST के वोट जरूरी हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे डिवीजन की सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है या RSS रख सकता है। ऐसे डिवीजन की सोच यदि राष्ट्रीय जनता दल रखता या फिर जो जिन लोगों की विरासत है राष्ट्रीय जनता दल, जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी सवर्ण आरक्षण दिया था, समझ गया ना। लेकिन ये जो दिया गया है, अभी जो दिया गया है वो बिल्कुल गिमिक्स है। और क्यों गिमिक्स है? जैसे क्यों गिमिक है बताइए। इसलिए गिमिक्स है कि आर्थिक आधार संविधान में पहले से प्रावधानित नहीं था। और तो संविधान में तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड किया जा सकता है। 1947 और 1950 में जब 285 MLAs ने 24 जनवरी को MPs ने उस पर संविधान पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद से कम 300 बार उसका संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। नहीं, ये जिन वजहों से आरक्षण दिया जाता रहा है, सामाजिक आधार और शैक्षणिक आधार, देखिए आर्थिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन तो आर्थिक परिस्थितियां जब किसी की बदल जाएं, आर्थिक परिस्थितियां जब किसी की बदल जाएं तो फिर कोटा उसको दिया जाए जिसको जरूरत है, जो बैकवर्ड है। कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स किया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया जाना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट है। हाँ जी। यदि वो आरक्षण के तहत होगा तो फिर गरीबी उन्मूलन अभियान का क्या होगा? जिस तरह की गरीबों को सहायता दी जाती है तो उस तरह से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और यह समीक्षा करने की बात जो मोहन भागवत ने कही, गरीब को हक देना, गरीब को मौका देना गलत है। आप पूरी बात फिर सुन लीजिए। क्योंकि SC ST में, OBC में, बैकवर्ड कास्ट में आज कई हैं जो इकोनॉमिकली बहुत फॉरवर्ड हैं। 90%, 95% गरीब इन्हीं पेरिफेरी के अंदर आते हैं, बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक के बीच। हाँ, तो फिर अगर वो इकोनॉमिकली पुअर है तो फिर कास्ट की क्या जरूरत है? जो भी गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। पूरा 60 का 60% ऐसे कर दीजिए कि जो गरीब है उसको आरक्षण। जात के नाम पर होगा ही नहीं। मैं आपके सरनेम पे आपसे बात नहीं करूंगा। आनंद जी, मुझे लगता है जी, रोहित जैन, रोली मिश्रा हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से भी। देखिए, मुझे लगता है आनंद जी, ये जो आरजेडी का जो आरक्षण विरोधी आरजेडी है, जिस तरीके से जो गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जो आज मोदी सरकार है वो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, शोषितों की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है गुजरात में दिख रहा है, उसका जवाब दीजिए कि आप पहले आरक्षण लाते हैं, उसके बाद फिर नए पेज डालते हैं। 1978 कहां से आया? 1978 क्यों आया? 1978 का विरोध करने में लगे हुए हैं। संसद के अंदर भी आरजेडी ने इसका विरोध किया। जिस तरीके से आरजेडी के जो सांसद थे वहां पर भी उन्होंने विरोध किया और आज यहां पर भी बैठ के कर रहा है। सबसे बड़ी बात करना उनका हक है, गरीबों को अगर उनका हक मिल रहा है तो लेकिन आरक्षण देने के बाद आरजेडी कर रही है डालना और उसका हक नए पेज और मोदी सरकार कर रही है लगातार। ये कहां तक सही है, इसका पहले जवाब दीजिए। देखिए, मोदी सरकार अगर आपको आरक्षण देना है उनको देने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टियों लगातार आरक्षण का विरोध और आरक्षण दिया ही नहीं गरीबों को। अरे देखिए, आवाज बुलंद करने से बात सत्य नहीं हो जाती। जो सत्य है वो सत्य है। मैं आराम से कह सकता हूँ। मैं आपकी बेचैनियां समझ सकती हूँ। चुनाव नजदीक है और आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो बेचैनियां हैं, वो आप लोगों की आवाज में कहीं गूंज कर आ रही है। बात मुद्दे की है, बात मुद्दे की कीजिए। सबसे बड़ी चीज ये समाजवादी पार्टी ने सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया और जो ये गरीबी रेखा वाली चीज है इसका भी समर्थन किया था कि ठीक है, ये आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अधिकार नहीं दे तो आपको दिक्कत हो रही है। रोहित चैन, देखिए 30 सेकंड का समय लीजिए और गुजरात में जो चल रहा है उसका आंसर, उस प्रश्न का उत्तर खोजिए।
30 सेकंड उस पर आप थोड़ा आपके क्वेश्चन पेपर में आज सबसे पहले वही सवाल है, उसका पहले आप जवाब दीजिए, उसमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं। रोली मिश्रा जी, अब अपनी बात कीजिए। मैं बात ये रखना चाहती हूँ रोहित भाई, थोड़ा शांत होकर। मैं आपकी बेचैनियां समझ सकती हूँ, बहुत गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, आप लोग परेशान हैं, प्रियंका जी राजनीति में आ गई हैं, आप लोग परेशान हैं, आप लोग की परेशानी में समझ सकती हूँ रोहित भाई, लेकिन अब थोड़ा संयम बरतने का समय है। चीखने चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, और मुंगेरी लाल की तरह सपने देखना भी छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बता दूंगी, अगर आप ये बता देंगे, अच्छा मुझे ये बता दीजिए रोहित जी, चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, आप मोदी जी की अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, ये बता दीजिए मोदी जी ने कौन सा गांव बनारस में गोद लिया, बता दीजिए। अरे मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आप गांव को छोड़ दीजिए, आपने बताइए कौन सा गांव छोड़ा है। अरे मुझे आप इतना बता दीजिए, नहीं आप मुझे इतना बता दीजिए। हम लोग विषय किस पर, एक और देखिए अखाड़ा में बहस, आज अखाड़ा में बहस रोली मिश्रा जी, अखाड़ा में बहस आरक्षण पर है। अखाड़ा में आपको सवाल आरक्षण पे पूछे जा रहे हैं, आप सिलेबस मत बदलिए, सब्जेक्ट मत बदलिए, उस पर अलग बहस करेंगे। जीवीआर शास्त्री एक तरफ तेजस्वी यादव है जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन को अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनको कास्ट पॉलिटिक्स खेलनी है। स्टूडियो में शांत हो जाइए। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, दूसरी तरफ गुजरात है। गुजरात सरकार 1978 का पेज डाल देता है कि उससे पहले आप गुजरात में थे तो इकोनॉमिक बेसिस पर आर्थिक स्तर पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। जीवीआर, अब आप बताइए ये क्या हो रहा है रिजर्वेशन के नाम पर? देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रोली मिश्रा, एक मिनट, रोली मिश्रा, रोहित चहल, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। रोली मिश्रा, रुकिए। मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, अगर आपको आरक्षण पे बोलना है तो आप आरक्षण पे बोलिए, अगर आप नहीं बोलना चाहती रोली मिश्रा तो फिर आप डिबेट को भटकाइए मत। इस पर हम दूसरे दिन, इस पर हम किसी और दिन अखाड़ा में बहस करेंगे, पर अभी नहीं। रुक जाइए। जीवीआर शास्त्री बोलिए, डिबेट की शालीनता को मत कीजिए। रुक जाइए। रोहित चहल, रोली मिश्रा, आपका माइक डाउन। जीवीआर शास्त्री बोलिए। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ वापस, मैं वापस लौट के आनंद, पूरी बात ये थी, चुनाव में मोदी जी ने ये वादा किया था एक इंसान को 15 लाख रुपए हम देंगे, क्योंकि इतना पड़ा है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्योंकि जब ये इतना 15 लाख दे देंगे तो कोई आरक्षण का कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन इनसे जो वादा था वो नहीं पाया। वो कॉन्शियस ऑफ गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस के अंदर कॉन्शियस ऑफ, अरे रोहित चुप हो जाओ, शौचालय बनाकर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत रोली मिश्रा आरक्षण पे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं आरक्षण पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये बात कही है कि जिस तरह से आपने सारी चीजों को आधार से जोड़ने का काम किया, आधार से लिंक किया है, उसी प्रकार सारी जातियों को आधार से लिंक करके और जिसकी जितनी जाति है उसकी मात्रा में उतना आरक्षण दे दीजिए, बात खत्म हो गई। जितनी पिछड़ी जाति है, जितना समाज है, जितनी अग्रिम जाति है, जाति के नाम पर आरक्षण क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनिए, रोली जी एक बात बताओ, रोली जी, नहीं, बैकवर्ड कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में आज कितने हैं जिन्होंने कोटा का दामन थाम कर आर्थिक तौर पर अपनी जिंदगी सुधार ली, लेकिन कोटा नहीं छोड़ा। SC ST में ही कितने ऐसे हैं जो आज गरीब हैं, आज गरीब है लेकिन कोटा उनके हाथ नहीं लगा क्योंकि कोटा किसी अमीर ने पकड़ के रखा है, दबा के रखा है। बैकवर्ड कास्ट में भी यही हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही आप आर्थिक स्तर पर आपकी जिंदगी बदले, आप आगे निकल रहे हैं, तो आप कोटा छोड़ दीजिए। जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको दे दीजिए। तो इसमें कोटा कास्ट की बात ही नहीं।
कास्ट वाली पॉलिटिक्स हम क्यों खेले? हम कास्ट वाली पॉलिटिक्स क्यों खेले? आर्थिक आधार पर भी दे रहे हैं, कास्ट वाली पॉलिटिक्स क्यों खेले? देख लीजिए कि भाई कास्ट किसकी वाली कितनी पॉलिटिक्स जातियों क्यों से खेले? दे आप दीजिए। मुझे ये बताइए कि कास्ट वाली पॉलिटिक्स क्यों खेले? कास्ट के नाम पर कास्ट की रिजर्वेशन पॉलिटिक्स क्यों खेलेंगे करें आप? आनंद जी ये लोग, क्योंकि जातिवाद इनके अंदर है, इनके खून के अंदर है। जातिवाद हो चाहे वो जिस तरीके से परिवारवाद हो, वो तो इनके अंदर है। एक और बात, करेंगे हम गरीबों की बात कर रहे हैं, आप वही कह रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं। अरे जातिवाद की बात, इसके परिवार के अंदर जातिवाद अखिलेश हो, यादव की बात कैसे कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने अपने चौपाल में हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। रुक जाइए अखिलेश यादव ने पिछड़े हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अखिलेश गरीब वाला यादव ने चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो आपको दिक्कत होती है। आज वो गरीबों का ध्यान विजय रूपाणी के सवाल का जो मेरा सवाल है गुजरात का, तब तक आप उसका जवाब नहीं देते। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप मुझे जवाब दीजिए 1978 के पेज का लॉजिक क्या है? आनंद मुझे बोलने दो ना। हाँ ये क्या तरीका है आनंद? हाँ क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। रोहित रुक जाओ। क्या आप रोहित, इकोनॉमिक आपके बेसिस पर आर्थिक तौर पर रिजर्वेशन के पक्ष में है कि उसके खिलाफ है? इसलिए ऐसी नौबत क्यों आया? ऐसी नौबत क्यों आई? रुक जाइए। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी थी देश के अंदर, गरीबों का अधिकार नहीं हुआ, उन्हें गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी नहीं देश के अंदर। आज एक गरीब प्रधानमंत्री आया है और वो गरीबी हटाने में लगा हुआ है, इसलिए आज दिक्कत हो रही है। राज सवाल को दिक्कत हो रही है, कांग्रेसी परिवार को दिक्कत हो रही है, टूटी चोरों को दिक्कत हो रही है, आज भ्रष्टाचारियों को दिक्कत हो रही है। रुकिए रोहित जी को रुक जाइए, चलिए आगे बढ़ते। नहीं चिल्लाने चीखने से और एक दूसरे के साथ दखल देने से आप देखिए आप बहस का माहौल खराब मत कीजिए। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, जीवीआर शास्त्री एक सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर बड़ा बयान दिया है। राहुल के मुताबिक प्रियंका पर फैसला 10 दिन पहले नहीं बल्कि कई साल पहले ले लिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन से बात की तो पहले उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहती हैं। What is it that made her take the plunge? What is it that made you go for this? No, I think I've read in the media that, this is a decision that has been taken over the last 10 days. Actually, this decision was taken some years back. I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. Tell me, as brothers and sisters, did you have fist fights growing up? Did you have arguments? Do you have arguments? And when you have arguments, who gives in? I always give in when it's with my It's quite a strange thing. If you pick up the phone and you ask my sister, listen, what do you think about this issue? And you pick up the phone and you ask me, and we are sitting in different rooms, 80% of the time you'll get the same answer. Really. So she's like, you have to understand my relationship with my sister. We have been through a hell of a lot together. We've been through, everybody thinks that, look, you come from this illustrious family and everything is easy. It's actually not that.